तो दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करूंगा रिसेंटली रिलीज करी गई एक बहुत ही तगड़ी साइकोलॉजिकल हॉरर मूवी को जिसका नाम है द श्राउड्स यानी कि कफन। मूवी इतनी खतरनाक है, इतनी तगड़ी है कि आपको देखने में मजा आ जाएगा। एंड तक चीजें इतनी ज्यादा ट्विस्टिंग रहती हैं कि मजा आने वाला है देखने में। और रिसेंटली मैंने एक बहुत ही बेहतरीन फिल्म को एक्सप्लेन किया है जो कि मैगन जैसी मूवी है या फिर सबसर्वियंस जैसी, जिसका नाम है मॉर्गन द किलर डॉल। इनकेस आपने मिस कर दी है जाकर देख लीजिए, उसका लिंक आपको नीचे पिन्ड कमेंट में टॉप पे ही मिल जाएगा। तो चलिए अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। तो कहानी की शुरुआत में हम एक शरीर को देखते हैं जो कि खत्म हो चुका था और उसे दफनाया जा रहा था, और उस बॉडी को एक आदमी देख रहा होता है और उसे देखकर वो जोर से चीखता है। और हमको पता चलता है कि ये व्यक्ति असल में डेंटिस्ट के पास आया हुआ था जहां पर वो अपना चेकअप करवा रहा होता है, और जो कुछ उसने देखा था वो असल में उसका एक सपना था। अब इस आदमी का नाम कर्श होता है जो कि एक बिजनेसमैन था, और उसने अभी अभी अपने सपने में जो देखा था वो उसकी बीवी बेका थी, यानी कि वो मृत शरीर किसी और का नहीं बल्कि उसकी बीवी बेका का था। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि कर्श की वाइफ को उसने 4 साल पहले कैंसर की वजह से खो दिया था। अब अपनी बीवी को खोने के बाद में कर्श काफी ज्यादा स्ट्रेस में रहा करता क्योंकि वो बेका को बहुत ही ज्यादा चाहता था। खैर अब तभी कर्श जो होता है वो डेंटिस्ट को ये बताता है कि उसने एक भयानक सपना देखा था और इसी के चलते वो चिल्लाया, जहां पर डॉक्टर उसको देखकर समझ रहा होता है कि कर्श असल में अपनी बीवी की मौत के बाद से परेशान है। और यहाँ डॉक्टर ये कहने लगता है कि उसके दांत का दर्द भी उसके ग्रीफ की वजह से ही है। तो कर्श ये पूछने लगता है कि क्या ये चीज संभव है, इस पर डॉक्टर बताता है कि हाँ, इमोशंस टीथ पर इफेक्ट करते हैं, और ये बात बिल्कुल सच है, रियल में भी ऐसा हो सकता है। डॉक्टर कर्श से ये कहता है कि उसकी बीवी काफी सुंदर और अच्छी लेडी थी, तो ऐसे में ग्रीफ का होना तो लाजमी है। अब डॉक्टर कर्श की सैडनेस को दूर करने के लिए एक ब्लाइंड डेट फिक्स करता है ताकि कर्श बेका को भूलकर एक नई जिंदगी की शुरुआत करे। जिसके बाद कर्श उस ब्लाइंड डेट पर जाता है। उसकी डेट एक रेस्टोरेंट में थी जिसका नाम था द श्राउड्स एट ग्रेवटैक। दरअसल कर्श एक बिजनेसमैन है जैसा मैंने आपको बताया था, और जहां पर वो आया था वो उसी का रेस्टोरेंट था। खैर अब रेस्टोरेंट के अंदर आने पर उसे मरना नाम की एक लड़की मिलती है जो कि उसकी डेट थी। वो बैठकर उससे बातें करने लगता है, जहां पर वो मरना को बताता है कि ये रेस्टोरेंट उसी का है, और बातों ही बातों में वो मरना को बताता है कि वो एक बिजनेसमैन है और उसके पास पैसों की कोई कमी नहीं है, और वो ग्रेवटेक नाम की कंपनी को भी ओन करता है। और तो और उसकी एक खुद की सिमेट्री भी थी जो कि इसी रेस्टोरेंट के बाहर थी। अब ये सब बातें कर्श मरना को बता ही रहा था। खैर अब कर्श जो होता है वो मरना को अपनी गुजरी हुई बीवी बेका के बारे में बताता है कि वो उससे कितना प्यार करता था, और इस बात का अंदाजा इस चीज से लगाया जा सकता है कि जब उसकी बीवी को दफनाया जा रहा था तब वो भी यही चाहता था कि उसको भी उसकी बीवी के साथ ही दफन कर दिया जाए। वो उसके लिए काफी ज्यादा हार्ड फीलिंग्स थी, जिस पर मरना ये कहती है कि अगर ऐसी ही बात थी तो उसने उसकी वाइफ का क्रिमेशन क्यों नहीं करवाया। जिस पर वो बताता है कि उसकी बीवी असल में एक जूइश थी, और जूइश बिलीव के मुताबिक जब कोई इंसान खत्म होता है तो उसकी आत्मा तुरंत शरीर को छोड़कर नहीं जाती, और उसकी बीवी का ये मानना था कि जो आत्मा होती है वो कुछ समय तक शरीर के पास ही रहती है और उसे छोड़ने के लिए तैयार नहीं होती, क्योंकि उसने पूरी जिंदगी दुनिया को उसी शरीर के जरिए महसूस किया था। और ये माना जाता है कि आत्मा उस शरीर से काफी प्यार करती है, उसे धरती की चीजों से लगाव रहता है, और धीरे धीरे वो उससे अलविदा कहकर हेवन की ओर जाती है, और इसलिए जूइश में शरीर का क्रिमेशन करना फॉरबिडन माना गया है। खैर वो उसे यही बताता है कि उसकी बीवी की ग्रेव बाहर सिमेट्री में ही मौजूद है। इसके बाद वो उसे उस सिमेट्री में लेकर जाता है जहां हर एक टूम्बस्टोन पर स्क्रीन लगी हुई थी, और ये आइडिया कर्श का ही था। इन स्क्रीन्स की मदद से लोग अपनों की दफनाई हुई बॉडी को देख सकते थे, यानी कि शायद से अंदर कैमरा वगैरह लगे हुए थे। और अब कर्श जो होता है वो मरना को उसकी बीवी की ग्रेव के पास लेकर जाता है, जहां पर वो उसे उस स्क्रीन को ऑन करके दिखाता है जिसका कंट्रोल उसके मोबाइल ऐप में ही था। वो अपनी वाइफ की बॉडी की इमेज को 3D व्यू में देख सकता था, और ये इमेज एक मॉडिफाइड श्राउड की वजह से क्रिएट होती है जिसके अंदर टाइनी कैमरा और सेंसर्स लगे हुए थे, और तो और वो हर एक एंगल से उसको देख सकता था। अब मरना के लिए ये सब देखना काफी अजीब था। अब कर्श ये चाहता था कि वो भी उसकी वाइफ के साथ ग्रेव में जाए, और ये सुनकर मरना काफी अनकंफर्टेबल हो जाती है, इसलिए वो सिगरेट पीने चली गई थी। अब इसी बीच कर्श अपनी वाइफ की बॉडी के स्कल पर कुछ अजीब सा उभरता हुआ यानी कि एक स्पॉट को देखता है जो कि गोलाकार में थे, जिसको देखकर वो काफी हैरान सा रह गया था।
खैर अब सीन बदलता है जहां पर कर्श अपने घर पर बैठा हुआ था और हम नोटिस करते हैं कि कर्श अपने इस ग्रेव टेक प्रोग्राम को और भी ज्यादा एक्सपेंड करने वाला था। खैर इसके बाद अगले दिन कर्श टेरी के पास जाता है जो कि बेका की जुड़वा बहन थी। कर्श अक्सर टेरी के पास जाया करता। अब यहाँ वो टेरी से बात करता है जिसके बाद कर्श उसे अपने लैपटॉप में वो उभार दिखाने लगता है जो कि बेका के शरीर और स्कल पर थे। ये सब देखकर टेरी कहती है कि ये दिखने में ट्रैकिंग डिवाइस की तरह लग रहे हैं। कर्श को समझ में नहीं आता कि ये डिवाइस यहाँ पर कैसे आ सकते हैं। अब कर्श ये कहने लगता है कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता, लेकिन टेरी को पक्का विश्वास था कि ये ट्रैकिंग डिवाइस ही है। टेरी कहने लगती है कि शायद कोई कर्श से कुछ चाहता है, इसलिए किसी ने बेका की बॉडी पर ट्रैकिंग डिवाइस लगाए हैं। वो ये कहता है कि कोई उससे क्या ही चाहेगा, जिस पर टेरी कहने लगती है कि वो कॉर्पोरेट वीडियोस का प्रोड्यूसर है, तो हो सकता है कि उसके कुछ राइवल्स उसे फॉलो करना चाहते हों। उनकी बातों के बाद में कर्श के पास एक वीडियो आती है जो कि उसकी एम्प्लॉय ने भेजी थी। उस वीडियो में किसी ने कर्श की सिमेट्री के कई सारे टूम्बस्टोन को तहस नहस कर दिया था और ये देखकर कर्श काफी हैरान रह जाता है। जिसके बाद वो सीधा अपनी एम्प्लॉय के पास जाता है जहां पर उसकी एम्प्लॉय उसको बताने लगती है कि रेस्टोरेंट बंद होने के बाद कोई सिमेट्री के अंदर घुस गया था और उसी ने ये सब तबाही करी है। अब रेस्टोरेंट के वर्कर्स जब वहां पर पहुंचे तब उनको सब कुछ तहस नहस मिला। वर्कर्स ने पूछा भी था कि क्या वो पुलिस को कॉल करें, लेकिन एम्प्लॉय ने मना कर दिया क्योंकि उन्हें कोई भी पब्लिसिटी नहीं चाहिए। अब कर्श एम्प्लॉय से कहता है कि जब तक सब कुछ ठीक ना हो जाए तब तक रेस्टोरेंट और सिमेट्री में जाने के सारे रास्ते बंद कर दिए जाएं। और यहाँ पर वो जो एम्प्लॉय होती है वो मॉरी से बात करने के लिए कहती है। दरअसल मॉरी टेरी का ही एक्स हस्बैंड था, यानी कि बेका की ट्विन सिस्टर का हस्बैंड। और एम्प्लॉय मॉरी से बात करने के लिए इसलिए कह रही थी क्योंकि टेरी ही वो शख्स है जिसने की ग्रेव टेक की सिक्योरिटी को कोड दिया था। अब सीन जो होता है वो कर्श के घर की तरफ आता है जहाँ पर मॉरी कर्श से मिलने आया हुआ था, जहाँ पर वो दोनों बात करने लगते हैं। खैर अब मॉरी उससे टेरी के बारे में पूछता है कि वो कैसी है, जिस पर कर्श ये बताता है कि वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन वो लोग आपस में मॉरी के बारे में बिल्कुल बात नहीं करते क्योंकि ये सब टेरी को पसंद नहीं था। खैर अब यहाँ पर मॉरी को ऑलरेडी सारी दिक्कतों के बारे में पता था और यहाँ पर कर्श ने मॉरी को इसलिए बुलाया था ताकि वो चेक कर सके कि आखिर ये सब हुआ कैसे। इतनी सिक्योरिटी होने के बावजूद भी किसी ने ऐसा कैसे कर लिया, यानी कि यहाँ पर हैकिंग वगैरह कैसे हुई या फिर कुछ और हुआ था। साथ ही साथ वो लोग यहाँ पर दूसरों की ग्रेव को भी एक्सेस करके देखने लगते हैं कि ज्यादा नुकसान तो नहीं हुआ। अब कर्श के प्रोग्राम के हिसाब से कोई भी एक दूसरे की ग्रेव के अंदर एक्सेस नहीं कर सकता था, लेकिन यहाँ पर कर्श ने कुछ लोगों को डिस्काउंट देकर उनसे परमिशन ले रखी थी। फिर इसके बाद मॉरी अपने काम पर लग चुका था और कर्श हनी से भी बात करने लगता है। बेसिकली हनी एक वर्चुअल असिस्टेंट होती है जो कि बेका पर ही बेस्ड होती है और इसे भी मॉरी ने ही बनाया था। खैर अब यहाँ पर वो एक अपॉइंटमेंट फिक्स करता है डॉक्टर एक्लर के साथ जो कि उसकी वाइफ का डॉक्टर रह चुका था। खैर अब सीन रात की तरफ आता है जहाँ पर कर्श जो होता है वो एक हेलुसिनेशन देख रहा था, जहाँ पर हम देखते हैं कि बेका कर्श के बगल में थी और वो उठती है क्योंकि उसे डॉक्टर एक्लर के पास जाना था। मतलब कि यहाँ पर हम ये जान पाते हैं कि कर्श को हेलुसिनेशंस भी हो रहे थे। अब अगले दिन मॉरी कर्श को ये बताता है कि उसे पता चल चुका है कि ये हैकर्स हैं कहां से, और उसे ये सब कुछ पता चला था लॉकआउट स्क्रीन से जो कि हैकर्स ने ही क्रिएट करी थी। लॉकआउट स्क्रीन के ऊपर कुछ सिंबल्स थे जो कि आइसलैंड कंट्री से थे, मतलब कि जितने भी सर्वर्स थे वो सभी आइसलैंड के रेकविक से थे जो कि आइसलैंड की ही कैपिटल है। अब यहाँ पर कर्श डॉक्टर एक्लर से मिलने जाने लगता है, लेकिन हनी ये बताती है, यानी कि वही वर्चुअल असिस्टेंट जो कि बेका और टेरी की तरह ही दिखती थी, कि डॉक्टर एक्लर के साथ दिक्कत है। दरअसल डॉक्टर एक्लर गायब हैं और वो आइसलैंड गए हुए थे, यानी कि रेकविक के अंदर ही एक कीमोथेरेपी कॉन्फ्रेंस के लिए, लेकिन वो अभी लौटे नहीं हैं। अब रेकविक का नाम सुनकर कर्श थोड़ा अजीब फील करता है क्योंकि आज के ही दिन उसने इस जगह का 2 बार नाम सुन लिया था, यानी कि जो कुछ भी हुआ था वो इसी जगह से हुआ। अब कर्श हनी को ये कहने लगता है कि वो उन कलीग से बात करे जो कि डॉक्टर एक्लर के साथ थे जब बेका का इलाज हो रहा था, यानी कि कैंसर का इलाज। अब कर्श जो है वो डॉक्टर एक्लर से इसलिए मिलना चाहता था ताकि वो उससे उसकी वाइफ की बॉडी के बारे में पूछ सके, यानी कि उनके ऊपर बने हुए स्पॉट्स के बारे में, कि क्या ये नेचुरली बने हैं या फिर इनको आर्टिफिशियल तरह से बनाया गया है, जैसा उसको शक था। खैर अब इसके बाद वो मॉरी के पास जाता है जहां वो उससे ये पूछता है कि क्या उन्हें उनका नेटवर्क मिल गया, जिस पर मॉरी अभी मना करता है, यानी कि हैकर्स के बारे में। वो ये कहता है कि ये हैकर्स काफी स्किल्ड थे और कर्श को ये लग रहा है कि ये सब उनके विरोधियों ने किया होगा। ऑब्वियस सी बात है, इस तरह की टेक्नोलॉजी इन्वेंट करी गई थी तो और भी लोग इसको यहाँ पर कॉपी करना चाहते थे, जिसके चलते शायद से ऐसा
ऐसा करा गया होगा। खैर इसके बाद में मौरी कर्श से ये पूछता है कि क्या वो उसकी एक्स यानी कि टेरी के साथ कभी फिजिकल हुआ है, क्योंकि उसकी एक्स काफी खूबसूरत थी और उसके अंदर बेका की झलक भी है। ऑब्वियस सी बात है वो उसकी ट्विन सिस्टर है, जिस पर कर्श उसे विश्वास दिलाता है कि उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया है और ना ही वो ऐसा कभी करेगा। खैर अब वो बाहर जाकर उन ग्रेव्स पर इन्वेस्टिगेशन करने लगता है, जहाँ पर कर्श को ऐसा लगता है कि ग्रेव्स को टारगेट करके तोड़ा गया है, क्योंकि ज्यादातर ग्रेव्स बिल्कुल सही सलामत थी और कुछ ग्रेव्स को ही डिस्ट्रॉय करा गया था, जिसमें उसकी बीवी बेका की भी ग्रेव थी। अब वहीं एक ग्रेव की ऑप्टिक केबल पर उन्हें टैप मार्क्स दिखाई देते हैं। खैर इसके बाद रात में कर्श एक सुमिन नाम की लेडी से मिलता है, जो कि ब्लाइंड थी यानी कि देख नहीं सकती थी। सुमिन असल में एक सीईओ की वाइफ होती है और उसका पति मरने वाला था, लेकिन उसके पति को क्रिमेशन की जगह बेरियल करवाना था। तब सुमिन ने कर्श का ये प्रोग्राम देखा और उसे वो काफी पसंद आया और इसी के चलते वो एक प्रोग्राम मतलब कि एक सिमेट्री को बुडापेस्ट में भी बनवाना चाहती थी। खैर अब इसके बाद में कर्श जो होता है वो रात में श्राउड्स को अपनी बॉडी से कवर करता है, ये देखने के लिए कि उसकी बीवी को या फिर बाकी सबको कैसा फील होता होगा जब वो श्राउड्स उसके ऊपर होते हैं। और अगर आपको अभी तक श्राउड्स का मतलब समझ में नहीं आया है या फिर आप भूल गए हैं, तो श्राउड्स का मतलब होता है कफन। खैर अब यहाँ कर्श अपनी बीवी की हर एक चीज को महसूस करना चाहता था, चाहे वो खत्म ही क्यों ना हो गई हो। यानी कि आप देख सकते हो कि उसकी दीवानगी की यहाँ पर हद पार हो चुकी थी, या फिर ये कहें कि पागलपन की। तभी हनी उसके मॉनिटर पर आकर ये कहने लगती है, यानी कि उनकी वर्चुअल असिस्टेंट, कि ये सब असल में मरे हुए लोगों के लिए है और ये यूज करना गलत है। खैर अब यहाँ पर हनी उसे ये बता रही होती है कि डॉक्टर एक्लर का एक कलीग उससे बात करने के लिए तैयार है। इसके बाद अगले दिन ही वो उससे मिलने जाता है, जहाँ पर कर्श जो होता है वो उसे अपनी बीवी के शव के ऊपर वो गोलाकार वाले निशान दिखाता है। कर्श को लग रहा था कि शायद ये सच में ट्रैकिंग डिवाइस है, लेकिन ऐसा नहीं था। डॉक्टर ये बताता है कि ये सब आम चीज है। खैर अब ये बताकर वो कलीग वहां से चला जाता है, यानी कि वो डॉक्टर वहां से निकल गया था, कि तभी कर्श के फोन पर वर्चुअल असिस्टेंट हनी एक मैसेज करती है, जो कि भेजा था सुमिन ने। अब सुमिन जो होती है वो कर्श को किसी काम से बुला रही थी, जो कि इस वक्त एक होटल में थी। एंड आई मीन होटल में मिलना काफी ज्यादा वियर्ड था। खैर अब इसके बाद कर्श जो होता है वो होटल चला गया था बिना कुछ सोचे समझे, और सुमिन काम की ही बातें कर रही होती है, लेकिन तभी सुमिन कर्श के फेस को टच करने लगती है। अब वो कर्श के साथ इंटीमेट होना चाहती थी, क्योंकि उसका हस्बैंड कुछ ही समय में खत्म होने वाला है एंड ऑब्वियसली वो काफी जवान भी थी, जिसके चलते उसे यहाँ पर इंटीमेसी चाहिए थी, किसी का प्यार चाहिए था। तब कर्श भी खुद को रोक नहीं पाता, लेकिन इंटीमेट होने के दौरान भी वो अपनी बीवी को ही हेलुसिनेट कर रहा होता है, जहाँ पर वो ये देखता है कि उसकी बीवी का एक ब्रेस्ट और एक हाथ गायब था, यानी कि कैंसर की वजह से उन्हें निकाला गया था। और वो यहाँ पर यही चीज इमेजिन कर रहा होता है, जो कि ये दर्शाता है कि वो चाहे किसी के साथ भी रह ले, किसी के साथ इंटीमेट हो जाए, किसी से भी प्यार करे, उसको हर जगह सिर्फ बेका ही नजर आएगी। यानी कि जो कुछ भी उसके साथ हुआ था उसका असर उसके अंदर इस कदर पड़ चुका था कि वो किसी के साथ भी चला जाए, प्यार कर ले, कुछ भी कर ले, उसे हर जगह सिर्फ बेका ही दिखती थी। खैर अब यहाँ पर उसी के हेलुसिनेशन में बेका के गले में आप लोग एक कॉलर भी नोटिस कर सकते हो, जो कि बेका को हर छोटी चीज के बारे में रिमाइंडर दिलाता था, यानी कि याद दिलाया करता। और ये कर्श हेलुसिनेशन इसलिए कर रहा था क्योंकि एक ऐसा ही कॉलर उसने सच में अपनी बीवी को दिया भी था। अब यहाँ पर कर्श जब होश में आता है, जहाँ पर वो सुमिन के साथ ही था, सुमिन कहती है कि वो उसकी वर्चुअल असिस्टेंट पर विश्वास ना करे, वो किसी और के कंट्रोल में लग रही है, या फिर उसे कर्श के अगेंस्ट ही प्रोग्राम करा गया है, क्योंकि वो उसकी इंफॉर्मेशन लीक कर रही है। यानी कि यहाँ पर कुछ ना कुछ सुमिन को जरूर पता था, या फिर शायद से ऐसा हो सकता है कि सुमिन का जो पति है वो भी एक बिजनेसमैन ही था, तो हो सकता है कि इसी के चलते शायद से वो उस टेक्नोलॉजी को हथियाना चाहती होगी, या फिर उसके बारे में जानना चाहती हो, और शायद से वो इसी के खिलाफ उसको भड़का रही थी। एनीवेज इसके बाद में अगले दिन कर्श दोबारा सुमिन के साथ ही घूम रहा होता है। शायद से उसके साथ रहना उसे पसंद आ रहा था, हो सकता है कि उसको उसमें बेका की झलक दिख रही हो। तभी उसे टेरी मिल जाती है, यानी कि बेका की बहन, और वो टेरी को सुमिन से इंट्रोड्यूस करवाता है। इसके बाद रात में वो अपने घर पर था कि तभी वो अपनी वाइफ को दोबारा हेलुसिनेट करने लगता है। वो उससे बिल्कुल भी उभर नहीं पाया था, और यही रीजन था कि वो उसे बार बार देखा करता। और यहाँ पर वो कुछ अजीब बातें करती है, जैसे कि डॉक्टर एक्लर उसके बॉडी पार्ट्स को प्रेजेंटेशन में इस्तेमाल कर रहा है आइसलैंड में, और वो ये कहती है कि वो डॉक्टर एक्लर के साथ काफी इन्वॉल्व है, जो कि डॉक्टर एक्लर के पास उसके पार्ट्स हैं, उन पार्ट्स को वो महसूस कर पा रही है, और इससे उसे और ज्यादा जिंदा महसूस होता है, जो कि बहुत ही ज्यादा वियर्ड सी चीज थी। लेकिन इसका मतलब मैं आपको भी थोड़ी देर में समझाऊंगा कि आखिरकार ऐसा क्यों हुआ। खैर अब कर्श ये पूछता है कि आखिर ये प्रेजेंटेशन है किस बारे में, जिस पर बेका ये कहती है कि ये काफी कॉम्प्लिकेटेड है, इसके बारे में वो जेरी से पूछ ले। जिस पर कर्श ये पूछने लगता है कि जेरी कौन है। तब वो ये बताती है कि जेरी ही एक्लर है, लेकिन ये डॉक्टर एक्लर का फर्स्ट नेम है, यानी कि उसका पूरा नाम था डॉक्टर जेरी एक्लर।
खैर इसी बीच टेरी वहां पर आ जाती है, जहां पर टेरी और कर्श आपस में बात करने लगते हैं। कर्श टेरी से ये पूछता है कि क्या शादी के बाद बेका और जेरी एक्लर का अफेयर चल रहा था और वो उसको सारी सच्चाई बताए, जिस पर वो हाँ बोल देती है। और ये सुनकर कर्श को काफी हर्ट फील होता है। और अब आपको ये बात समझ में आई होगी कि जब उसको हेलुसिनेशंस हो रहे थे, जहां पर बेका ये बता रही थी कि डॉक्टर एक्लर के साथ वो इन्वॉल्व है और उसके बॉडी पार्ट्स को महसूस कर पा रही है, साथ ही साथ उसे ज्यादा जिंदा महसूस होता है उसके साथ में। तो इसका मतलब यही था कि वो उसको इनडायरेक्टली बता रही थी, या फिर ये कहें कि यहाँ पर कहीं ना कहीं कर्श को पता था कि उनका अफेयर चल रहा था, जिसके चलते उसका सबकॉन्शियस माइंड यहाँ पर हिट करता है कि हाँ वो उसके साथ ज्यादा अच्छा महसूस करती थी। एंड माइट भी ऐसा हो भी सकता है कि शायद से कर्श जो था वो बेका को इग्नोर करता होगा अपने काम की वजह से, जिसके चलते ही यहाँ पर बेका को एक्लर के साथ में ज्यादा अच्छा महसूस होता होगा और इसी के चलते उनका अफेयर भी हो गया। और जब वो खत्म हो गई तो उसके बाद में उसको एहसास हुआ कि हाँ उसकी बीवी कितनी अच्छी थी, या फिर उसको प्यार का एहसास हुआ होगा, जिसके चलते अब वो पागलपन के लेवल तक पहुंच गया था। एनीवेज ये सब सुनने के बाद में या फिर सच्चाई से रूबरू होने के बाद में टेरी यहाँ पर उसे रिलैक्स करने की कोशिश करती है और यहाँ पर ना चाहते हुए भी कर्श और टेरी इंटीमेट होते हैं, क्योंकि टेरी के अंदर कर्श को अभी भी बेका की ही झलक दिखाई दे रही थी और इसलिए कर्श बिल्कुल भी नहीं हिचकता। जिसके बाद वो जाता है सीधा मौरी के पास में, जहां मौरी ने उसको बुलाया हुआ था। मौरी बताता है कि उसे जो निशान बेका के शव पर मिले थे वही निशान उसे बाकी ग्रेव्स के ऊपर भी मिले हैं। मतलब कि यहाँ पर इनडायरेक्टली मौरी ये कहने लगता है कि उन्हें बहुत जल्दी सब कुछ पता चल जाएगा। एंड ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पर देखो मौरी ने पूछा भी था कि क्या वो टेरी के साथ कभी इंटीमेट नहीं हुआ है, और देखो यहाँ पर वो इंटीमेट हो गया। यानी कि कहीं ना कहीं मौरी को भी उसके ऊपर शक था और टेरी के ऊपर भी। खैर अब इसके बाद में कर्श जाता है अपने घर, जहाँ पर वो अपनी असिस्टेंट हनी को ऑन करता है। जहाँ पर हनी पागलों की तरह काम करने लगी थी, वो बिल्कुल वैसे ही करती है जैसे बेका कर्श के सपने में करा करती, जिसको देखकर कर्श उसे बंद कर देता है। और ये बात सुमिन ने भी उसको बताई थी कि शायद से उसके खिलाफ ही हनी का इस्तेमाल हो रहा था। जिसके बाद वो गुस्से में आ जाता है और मौरी के पास जाता है, लेकिन मौरी वहाँ पर नहीं था क्योंकि ये सारा काम मौरी ही करा करता। तब जाते समय उसे टेरी मिलती है। अब टेरी वहाँ पर रुकी हुई थी उसे एक वीडियो दिखाने के लिए जो कि उसने बनाई थी। उसमें टेरी अपने एक्स मौरी से लड़ रही होती है, जहाँ पर मौरी टेरी से काफी ज्यादा जेलस हो रखा था, क्योंकि उसको पता चल चुका था कि टेरी जो है ना वो यहाँ पर कर्श को पसंद करती है और शायद से इसलिए ही वो उसके साथ इंटीमेट भी हो गई थी। अब लड़ाई के बीच वो ये बात एक्सेप्ट करता है कि उसी ने सिमेट्री खराब करी है, यानी कि ये सब मौरी का करा धरा था और वो भी उसने जेलसी के चलते करा, क्योंकि वो टेरी को पसंद करता था, लेकिन टेरी जो थी वो कर्श को पसंद करा करती। और देखो यहाँ पर कर्श अपनी बीवी बेका से प्यार करता था, लेकिन बेका यहाँ पर जेरी एक्लर से प्यार करती थी। कितनी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड कहानी हो रही है। सबसे बड़ी बात कि मौरी ने ही नेटवर्क हैक करवाया था और वो अब उससे बदला लेगा हनी की मदद से, जिसे वही कंट्रोल कर रहा था, यानी कि सुमिन ने सारी बात सच बताई थी। अब यहाँ वो पूरी तरह से पागल हो चुका था। खैर मूवी यहाँ से आगे बढ़ जाती है, जहाँ पर नेटवर्क दोबारा आ गया था और इसके बाद पूरी सिमेट्री को रिपेयर कर दिया जाता है और मौरी भी गायब था। अब हम कर्श को कार से कहीं जाता हुआ देखते हैं कि तभी उसके पास मौरी का कॉल आ जाता है, जो कि डरा हुआ था और वो उसे बुला रहा होता है अपने पास जंगलों में। कर्श उससे मिलने के लिए जंगलों में जाता है, जहाँ पर मौरी ये कहता है कि उसी ने रशियंस को हायर किया था हैकिंग करने के लिए और उन्होंने चाइना के साथ मिलकर उसका नेटवर्क हैक किया। लेकिन फिर वो लोग ये चाहते थे कि मौरी भी उनके साथ अब काम करने लगे, प्रोजेक्ट में जुड़ जाए, और उसने इसके लिए मना कर दिया। तो उन्होंने उसकी उंगलियां ही काट दी और वो उसे अपनी उंगलियां भी दिखाता है जो कि सच में कटी हुई थी। अब इसके बाद कर्श जाता है सीधा टेरी के पास में इन बातों को बताने के लिए, लेकिन टेरी तो उल्टा ये कहने लगती है कि यहाँ पर जो मौरी है वो झूठ बोल रहा है, उसकी उंगलियां काफी टाइम पहले से ही कटी हुई थी और वो ये सब नाटक कर रहा है बचने के लिए। उसने अपनी उंगलियां काफी टाइम से छुपा कर रखी हुई थी। खैर अब इसके बाद में रात में ये दोनों ही जाते हैं ग्रेव्स को देखने के लिए, जहाँ पर कर्श को अपनी बीवी की ग्रेव के पास ही मिलती है शॉकिंगली डॉक्टर जेरी एक्लर की ग्रेव, जिसके सर पर चोट लगी हुई थी और ये काफी हैरान कर देने वाली बात थी। कर्श को ऐसा लग रहा था कि ये सब तो मौरी ने ही किया होगा उससे बदला लेने के लिए, और ये सब देखकर कर्श की दुनिया हिल गई थी। लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता, मुझे ऐसा लगता है कि ये सब पक्का कर्श ने खुद किया होगा, जब उसको इस बात का एहसास हुआ होगा कि डॉक्टर एक्लर के साथ में उसकी बीवी का अफेयर था, तो उसके बाद से शायद से उसने खुद ही उसको खत्म कर दिया, या फिर हो सकता है कि जेरी ने भी ऐसा किया हो। एंड ऑब्वियसली मौरी तो प्राइम सस्पेक्ट है ही, ताकि सारी
सारी बातें यहाँ पर खुलना चाहे, लेकिन मुझे स्टिल ऐसा लगता है कि ये सब पक्का कर्श नहीं किया होगा आउट ऑफ जेलेसी, या फिर ये कहें कि उसका अफेयर उसकी बीवी के साथ था जिससे वो पागलों की तरह प्यार करता है। खैर अब सीन यहाँ से थोड़ा आगे बढ़ता है, जहाँ पर अब वो बुडापेस्ट जा रहा होता है सुमिन के साथ में ही, यानी कि फ्लाइट से। वो अपनी ग्रेवटेक कंपनी को अब वहां से चलाने वाला था। अब वो दोनों प्लेन में बैठे हुए थे और प्लेन उड़ने के बाद रास्ते में कर्श को वो लेडी बिल्कुल उसकी वाइफ बेका की तरह दिखाई देती है, जिसका एक हाथ एंड ऑब्वियसली ब्रेस्ट गायब था। अब यहाँ अचानक से ये दोनों किस करने लगते हैं, जहाँ पर सुमिन ये कहती है कि अब वो दोनों साथ में रहेंगे, यानी कि बुडापेस्ट के अंदर, और वो दोनों एक ही ग्रेव के अंदर रहेंगे, जो कि काफी शॉकिंग बात थी, जो कि हमेशा से कर्श अपनी बीवी के साथ रहना चाहता था इसी तरह से। लेकिन आई बिलीव कि ये सीन हमको ये दर्शाता है कि यहाँ पर जो कर्श है वो अभी भी ठीक नहीं हुआ था। उसके साथ चाहे सुमिन रहे, टेरी रहे या फिर दुनिया की कोई भी लेडी रहे, उसके मन में अपनी बीवी बेका का प्यार कभी भी खत्म नहीं होने वाला। यानी कि जो ट्रॉमा उसके अंदर था ना, वो हमेशा उसके साथ रहेगा। वो किसी के साथ भी रह ले, उसके अंदर उसे हमेशा अपनी बीवी ही दिखाई देने वाली है। मुझे लगता है कि उसके अंदर काफी सारे गिल्ट वगैरह भी थे कि जब वो जिंदा थी तब वो उसके साथ क्यों नहीं रह पाया। एंड आई बिलीव कि उसको ऐसा भी लग रहा होगा कि उसकी बीवी को उसके किए की सजा भी मिली थी, क्योंकि उसने उसके ऊपर चीट किया, जिसके चलते उसे कैंसर हो गया था और उसको इतनी बुरी मौत मिली। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर जो टेक्नोलॉजी इसने बनाई थी ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक थी। एआई के जरिए ग्रेव्स के अंदर ही कैमरास को लगाना, ताकि वहां पर हर कोई अपने प्रियजनों को देख पाए कि वो किस तरह से डिकम्पोज होते हैं। यानी कि वो स्टार्टिंग से लेकर एंड तक की उनकी जर्नी को देख सकते थे, यानी कि उनकी हड्डियों को, सब चीजों को देख सकते थे। और इस टेक्नोलॉजी को चाइना, रशिया सब लोग चाहते थे और इसी के चलते मौरी का साथ उन लोगों ने दिया था। और बूम, इसी के साथ में द श्राउड्स मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी द श्राउड्स फिल्म की कहानी, जो कि एक भयानक और खतरनाक साइकोलॉजिकल हॉरर मूवी है। उम्मीद करता हूँ कि आपको जरूर पसंद आई होगी। अब देखो, इस मूवी के अंदर हमें कर्श के पर्सपेक्टिव से सारी चीजें दिखाई गई हैं कि वो क्या सोच रहा था, क्या देख रहा था, उसने किस तरह की टेक्नोलॉजी को इन्वेंट किया था या फिर क्या क्या हुआ। अब देखो, हो सकता है अल्टीमेटली ये सब भी एक ड्रीम हो, आई मीन ऐसा कुछ हुआ ही ना हो, शायद से ये टेक्नोलॉजी कभी बनी ही नहीं होगी और शायद से कर्श यहाँ पर खाली ये सारी चीजें सोच रहा होगा। अब बात रही यहाँ पर दूसरी लेडीज के बारे में, तो सुमिन हो या फिर बेका की ट्विन सिस्टर टेरी हो, वो उनके साथ इंटीमेट इसलिए हो रहा था क्योंकि उनके अंदर उसे अपनी ही बीवी दिखा करती, जो कि ये दर्शाता है कि चाहे वो किसी के साथ भी रह ले, उसे हमेशा अपनी बीवी की याद हमेशा आने वाली है। अब ये भी हो सकता है कि जेरी एक्लर की लाश उसकी बीवी के शव के साथ कभी दफन करी ही नहीं गई होगी और वो खाली उसके दिमाग में चल रहा होगा। और ये जो मूवी है उसके अंदर हम किसी की फीलिंग्स के ऑब्सेशन को भी बहुत अच्छे से देख सकते हैं, यानी कि कर्श को अपनी बीवी से बहुत ही तगड़ा ऑब्सेशन और गिल्ट हो चुका था। लेकिन जब उसको ये पता चला कि उसकी बीवी ने उसे चीट किया था, तो आई पर्सनली बिलीव कि उसने यहाँ पर एक्लर को तभी खत्म कर दिया होगा और सबको यही दिखा रहा होगा कि उसको पता ही नहीं है कि वो कहाँ पर गया। और ये जो पूरी मूवी है वो असल में कर्श के मेंटल स्टेट को दर्शाती है कि उसके साथ आखिर चीजें क्या चल रही थी, उसकी जिंदगी में क्या क्या था, कैसा कैसा डिप्रेशन उसे हो चुका था, जो कि बहुत सारे लोग समझ नहीं पाते। तो उम्मीद करता हूँ कि अब आपको ये पूरी मूवी समझ में आई होगी। समझ में आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। इनकेस आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और रिसेंटली मैंने एक्सप्लेन किया है एक बहुत ही धांसू फिल्म को, इनकेस आपने मिस कर दिया है तो जाकर देख लीजिए मॉर्गन द किलर डॉल को। उसका लिंक आपको नीचे पिन कमेंट में टॉप पे मिलेगा। तो मैं आप सबको मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ में, तब तक के लिए